तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। तो बेटा, कल एक क्लास हुई थी आपकी हिंदी एमसीक्यू की, और आज है सेकंड क्लास, ठीक है ना। जो भी पहले एग्ज़ाम जो है पूछे गए हैं, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी में जो भी प्रश्न आपके आए हैं, उन्हीं में से कुछ प्रश्न बेटा यहाँ उठा करके इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो एक बार क्या करना है, सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट। शेयर कर दें बेटा एक बार फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में देखो, एक चीज़ थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है? इसमें क्वेश्चंस के साथ आपको उत्तर भी मिलेंगे, और उत्तर के साथ साथ जो आपके 3-4 ऑप्शन जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, उनका आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है बेटा। आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले हमने ऐसी ही 2 मैराथन ली थी इस टाइप्स के क्वेश्चंस की, जिसमें उत्तर होता है, उत्तर के साथ जो 3 ऑप्शन होते हैं उनका भी थोड़ा जो उसमें व्याख्या होती है, ठीक है ना। तो उस टाइप के प्रश्नों का बड़ा ही गजब का महत्व होता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, आनंद नहीं, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। आनंद की जो अनुभूति होती है भाई, रस का मतलब ही वही है, जिसे पढ़कर सुनकर, ठीक है, आपको क्या है, आनंद का अनुभव हो, ठीक है। अब देखो, इसने क्या किया है, आपको थोड़ा सा बता भी दिया है साहब। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस शब्द का मतलब ही है आनंद, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है, ठीक है ना। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखो, दोहा में कितने चरण होते हैं साहब? 4 होते हैं, ठीक है। चौपाई में भी 4 होता है, मतलब छंद में ही ज़्यादातर बेटा 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाया है। दोहा, दोहा में क्या होता है साहब? 13-11 बेटा। क्या होता है दोहा में? 13 और 11। और दोहा का जो उल्टा होता है सोरठा, उसमें होता है 11 और 13। इसने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है दोहा का। जब हनुमान चालीसा स्टार्ट होता है, उसमें जो चौपाई आती हैं, उनसे पहले एक दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो पहली वाली लाइन से ही हम काउंट करने की कोशिश करेंगे मात्राओं की, ठीक है। देखो, 2 लघु लघु, ठीक है, 2 सिंगल 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 सिंगल, 1 2 1 1 1। इधर देखेंगे आगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1। तो देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ तक 13। इससे आगे कितनी हो जाएंगी आपकी? 11। 13-11 चल रहा है, मतलब ये क्या है? दोहा बच्चे। ऐसे ही नीचे वाली लाइन में होगा, ठीक है ना। तो देखो, इससे क्या फ़ायदा मिला, आपने मात्रा काउंट करना भी सीख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। कई बार तो ये एग्जाम्पल S2S एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसका ये भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। दोहा के बारे में पता लग गया, सोरठा के बारे में पता लग गया। अगला प्रश्न, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। देखो, शब्द और अर्थ की दृष्टि से, ठीक है ना। तो रस पे नहीं जाना है, अलंकार, क्योंकि शब्द से जो करते हैं वो शब्द अलंकार होते हैं, और जो अर्थ के माध्यम से, अर्थ की दृष्टि से करते हैं, वो आपके अर्थ अलंकार होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ देखो, उसने बताया भी है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और एक है उभयालंकार, जो कि पाश्चात्य देशों से लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यर लव, ये क्या है साहब? यर लव आपके अंतस्थ व्यंजन है। उसमें कौन से होते हैं? स स स होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। देखो कितनी है, 25 संख्या होती है। जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, 5 वर्ग होते हैं, और उन 5 में 5-5 आपके व्यंजन होते हैं, ऐसे करके टोटल 25। और आयोगवा होते हैं आपका, एक अनुस्वार और एक आपका विसर्ग, तो ये होते हैं 2, ठीक है बेटा। आगे चलें। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, बिल्कुल कृपा बरसेगी साहब। बाकी कार्य कर लिया, मित्र, त्योहार, ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग हैं। आगे चलते हैं। वचन किसका बोध कराता है? बताएं साहब। वचन प्राणी या वस्तु के एक होने का? नहीं, एक या अनेक होने का, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ठीक है। तो देखो, एक वचन होता है हिंदी में, और एक बहुवचन होता है, 2 होते हैं, ठीक है ना। इनमें से बहुवचन जैसे घोड़े, लड़के, ये सब आप जानते ही हैं, और एक वचन घोड़ा या लड़का, ठीक है बेटा। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए साहब। उसने टेढ़ी चाल चली, तो चाल का संबंध किसके साथ है? उसके साथ है, ठीक है। तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो किसने?
कर्ता ने। तो देखो साहब क्या बन गया आपका, कर्ता कारक बन गया। ठीक है, कर्ता कारक क्या है, देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो वो आपका कारक कहलाता है। और कर्ता कारक क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, है ना, अलग होने के लिए। जैसे सेब पेड़ से गिरता है तो अलग हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से के लिए आप कर्ण नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, संप्रदान। अपादान, ठीक है, अलग होने के लिए। संबंध में काकी के रारी रे, अधिकरण में मैं पर, और संबोधन में हे, अजी, ओ, अहो, अरे, ये सब आता है बेटा। ठीक है, तो आप समझ गए कारक क्या है। कारक की जो है 8 संख्या होती है। कारक और उसकी विभक्ति कौन कौन सी होती है ये भी आपने जाना। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है साहब, आज बरसात होगी नहीं मैं, सभी जानते हैं मैं सर्वनाम होता है, तो बी ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, पुरुषवाचक, निश्चय, संबंध, निज, अनिश्चय और प्रश्नवाचक। ठीक है बेटा, अगला देखेंगे 122। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो किसकी बताएगा साहब, संज्ञा और सर्वनाम की, एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे यहाँ पर काला घोड़ा, तो यहाँ पर एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं साहब, अकर्मक होती है और सकर्मक होती है। अकर्मक जो बिना कर्म के आए, और सकर्मक जो अपने साथ कर्म लाए। ठीक है, और इस क्रिया जो है सकर्मक और अकर्मक को जानने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो है क्या और किसको। ये आप जो है वाक्य में इस्तेमाल करके देखें, अगर आपको इनका उत्तर मिलता है तो आप समझ लें कि वह क्रिया कैसी है, सकर्मक, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल करके जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा वाक्य का। और अगर वाक्य में कर्म है तो इसका मतलब क्रिया अपने साथ कर्म लाई है, तो वो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। और अगर उत्तर नहीं मिलता है इन शब्दों को लगाकर, तो मतलब साफ है कि साहब क्या है, क्रिया आपकी अकर्मक है। ठीक है साहब। अच्छा, कोई इसने एग्जाम्पल दिया है, श्याम आम खाता है। अच्छा, इसमें देखिए आप, श्याम क्या खाता है, क्या हमें क्या क्या उत्तर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्या है साहब, आम। श्याम क्या खाता है, श्याम आम खाता है। इसका मतलब ये जो खाना क्रिया है वो कैसी है, सकर्मक है। ठीक है, बताइए, अगर मैं एक वाक्य बोलूं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं, उत्तर मिल रहा है नहीं। पक्षी किसको उड़ रहे हैं, उत्तर मिल रहा है नहीं। इसका मतलब जो उड़ना यहाँ क्रिया आई है बेटा कैसी है, वो अकर्मक है। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, तब आएगा आसमान, लेकिन कहाँ तो हमने बताया नहीं। केवल इन 2 शब्दों से पता लगता है कि क्रिया के पास कर्म है या नहीं है, क्रिया सकर्मक है या नहीं। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लैग वैग करते रहें। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, समय होता है साहब। ठीक है, और देखो 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यत। भूतकाल के देखिए भेद यहाँ दे रखे हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध, हेतु, हेतुम्द। ठीक है, और वर्तमान काल के देखो इसके 5 हैं, सामान्य, पूर्ण वर्तमान, तत्कालिक, संदिग्ध, संभाव्य। ठीक है साहब, भविष्यत के भी 3, सामान्य, संभाव्य और हेतु, हेतुम। ठीक है, यह ताले की चाबी है, बताइए साहब, ताले की चाबी है मतलब ताले के लिए चाबी है, कौन सा हो जाएगा साहब, संप्रदान कारक। अभी कारक के बारे में ऊपर आया था, हिंदी में 8 कारक होते हैं, कारक और विभक्ति अभी आपने देखे थे। पुल्लिंग कौन सा है, भवदिया, साध्वी, दिव्या, सारे के सारे कैसे हैं, स्त्रीलिंग। संचालक क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग। और देखो आप जानते हैं लिंग क्या होता है भाई, जिससे किसी वस्तु या नर मादा की जाति का बोध होता है। देखेंगे आगे, तत्सम, तत्सम शब्द नहीं है, बताइए साहब कौन सा नहीं है, शोक, चंद्र, पृथ्वी सब है, परख नहीं है बेटा। ठीक है, क्या नहीं है, परख नहीं है। देखो तत्सम, तद्भव, जो संस्कृत से S2S लिए जाते हैं तत्सम, और उनमें जब कुछ परिवर्तन आ जाता है समय के साथ या किसी संस्कृति के हिसाब से, है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, तद्भव। जैसे अग्नि का आग, पृथ्वी का धरती बन गया, चंद्र का चांद बन गया, और परीक्षा का परख बन गया। ठीक है,
किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द, ये तद्भव शब्द हैं? ठीक है साहब, पत्र देखो यहाँ पत्र आ गया, मामला गड़बड़ हो गया। सत्य आ गया, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। उच्च आ गया, यहाँ भी गड़बड़। तो केवल एक ही बचा आपका, आग, जीव और घर। ठीक है साहब, आगे बढ़ें। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? बताएं साहब। दुग्ध, पय, गौरव सब हैं। अमीय किसका होता है? अमीय, पीयूष, सुधा, ये सब होते हैं अमृत के होते हैं बच्चे। ठीक है। सापेक्ष क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा सापेक्ष का विलोम? निरपेक्ष। परोध तो नहीं होता, परोक्ष होता है। और ये एग्जाम में पूछा गया था, आरओ के एग्जाम में। किसका होता है? प्रत्यक्ष का, जो आंखों के जस्ट सामने हो, प्रत्यक्ष। और उसका उल्टा क्या हो जाता है? परोक्ष। पक्ष का प्रतिपक्ष, स्पष्ट का अस्पष्ट। ठीक है। अपेक्षा, उपेक्षा, अथ, इति, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इस टाइप्स के जो है क्वेश्चंस को करना जरूरी होता है। आर्द्र का शुष्क, करुणा का निष्ठुर, इनमें से ही बेटा कोई एग्जाम में मिल जाता है। अंक शब्द का अनेकार्थी समूह क्या है? देखेंगे साहब, अंक का क्या होगा? अंग, गोदी नहीं। देखो, गोद होता है, सीख है। संख्या होती है, अध्याय भी होता है। बिल्कुल है साहब, ये तीनों ही अंक के क्या हैं? पर्यायवाची, मतलब अनेक अर्थ हैं। ठीक है साहब, आगे चलें। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, सबको पता है। अपराध होने के बाद जब फील आता है ना, हमने गलत कर दिया है, उसी को कहते हैं साहब पश्चाताप करो। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। चिर और चीर, बताएं साहब दोनों के क्या अर्थ हैं? चिर का मतलब होता है बहुत पुराना, मतलब प्राचीन। और चीर आप जानते हैं, चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, तो क्या है? वस्त्र। तो ऑप्शन डी आपका बेटा राइट हो गया। सम उपसर्ग से पहला ही बना है संयोग। ठीक है, सम धन योग संयोग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। सुकर्म देखो, इसमें सम नहीं है, इसमें क्या है? उपसर्ग आपका सु। संभाव, इसमें सम है और इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं। रंगीला में साहब कौन सा वो है? रंगीला में गीला नहीं, ला नहीं। देखो, इसमें मूल शब्द निकलेगा आगे रंग, और रंग को हटा दोगे तो पीछे बचेगा ईला। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ईला हो गया बच्चे। ठीक है, आगे चलें। सूर्योदय देखो, क्या बताया था हमने? ए ओ, ये बड़ी ए बना दी हमने, छोटी है ना, ए ओ अर, जिसमें ए ओ अर बनता है। ठीक है, लिख लेते हैं इधर ए ओ अर। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ठीक है, सूर्य प्लस के उदय, अ और उ मिलेंगे, क्या बनाएंगे साहब? आपका ओ बना लेंगे। ठीक है बच्चे, सूर्योदय। देखो, इसने ये भी बताया है कि ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है, उसमें भी कौन सी? गुण संधि। और स्वर संधि कितनी होती है? 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है बेटा। बाल की खाल निकालना, अच्छा इससे पहले थोड़ा और ऊपर चलते हैं उधर। शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला नहीं, उससे नहीं, उसे शिमला जाना है। सिंपल सी बात है। सज्जन में बताएं साहब, सज्जन शब्द में समास है। तो देखो, जन कैसे हैं? सत, मतलब अच्छे व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें सत उपसर्ग लगा है, जो जन का क्या बताएगा? जन की विशेषता बताएगा। ठीक है, मतलब विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो इसलिए कौन सा समास हो गया आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा बच्चे। आगे देखेंगे, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो भाई साहब हिंदी में होते हैं 3। ठीक है, कितने? 3। एक कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता, एक कर्म, जिसमें कर्म की प्रधानता, और एक भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल भी हैं, उसने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, उससे बैठा नहीं जाता। मतलब यहाँ भाव है, भाव को प्रधानता दी गई है। आगे देखेंगे, वह दिन भर पढ़ता है, क्या है साहब? दिन भर पढ़ता है। रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद बताएं। तो देखो, दिन भर, ये है, इसके नीचे अंडरलाइन। ठीक है, तो ये क्या है? निपात है साहब। क्या है बेटा? निपात। देखो क्या होता है निपात?
वाक्य में दिन भर निपात है। निपात का अर्थ अनेक होता है, इसलिए निपात कहे जाते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतः इनका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो क्या है साहब, दिन भर आपका इधर निपात है, ना कि परिणामवाची, ना समुच्चयबोधक, ना ही प्रश्नवाचक। एलिमिनेशन मेथड से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते थे, निपात तक। आगे देखेंगे, कोष्टक में दिए गए, तो ये क्या है साहब, एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक है। ठीक है, बाकी पूर्ण विराम देखो ये होता है, अल्प विराम ये होता है। ठीक है, एक होता है अर्ध विराम, पूर्ण विराम का ही आधा हो जाता है। आधा कैसे हो जाता है, ऐसे करके। ठीक है ना, योजक चिन्ह समझ गए, ये वाला जिसको डैश भी कहते हैं, बहुत प्रश्नवाचक। और उद्धरण या अवतरण एक ही बात होती है। ठीक है, इसमें ये होता है एकल वाला और ये होता है युगल वाला। इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ये अभी एग्जाम में पूछा भी गया है शायद यूपी कांस्टेबल के में। ठीक है, अवतरण चिन्ह को क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। बाल की खाल निकालना, इसका मतलब क्या है साहब, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना नहीं, गुण-दोष की परख नहीं, बहुत मीन मेख निकालना है ना, जबरदस्ती का। तो ऐसे वाक्य अर्थ का बोध नहीं कराकर किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, वो तो मुहावरे होते हैं, सीधी सीधी बात है। और बाल की खाल का मतलब है बहुत ज़्यादा मीन मेख निकालना। ठीक है, पोस्टमार्टम कर देना मतलब बात का। आगे देखेंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या मतलब है कि साहब थोड़े दिन का सुख। ठीक है, चांदनी मतलब सुख की ओर इशारा है, अंधेरा हो जाएगा मतलब फिर से दुख आ जाएगा। और वास्तव में तो यहाँ जन्म मृत्यु लोक पे दुख भोगने के लिए ही हुआ है बच्चे। ठीक है, कामयानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कई बार पूछा गया है, आसान है, कर लेंगे। कविता का मर्मज्ञ या रसिक कौन हो सकता है, बताइए साहब। जो कविता के कर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, जो कविता सुनता है, दाद देता है, रसपान नहीं। मर्मज्ञ, जो उसके मर्म को समझता है, मतलब जो कविता के मर्म को समझे और उसके रस में डूब जाए। ठीक है बच्चे। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है, ये भी देखो एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है। क्या देखेगा, जाति धर्म नहीं, आचार विचार नहीं, रंग रूप नहीं, क्या देखा, केवल भक्ति तथा श्रद्धा। गुरु के प्रति नहीं, गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसके प्रति। ठीक है साहब। पुष्प का सौंदर्य किसमें है, ये भी देखो एलिमिनेशन से हो जाएगा। पुष्प का सौंदर्य तोड़ने वाले की दृष्टि नहीं, देखने वाले की दृष्टि में है, पाने वाले की में भी नहीं है और स्वयं पुष्प की में भी नहीं है, तो देखने वाले की दृष्टि में। ठीक है ना। और ये सारे के सारे देखो यहाँ से हैं, गद्यांश है, गद्यांश में से जो है उत्तर देने हैं। ठीक है, पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं एक बार। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं, संगीत के पागल मतलब उसे सुनने वाले स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। सही बात है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। बिल्कुल, यहाँ सम्मान पाले वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। स्वयं पुष्प में भी कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य तो उसे देखने वाले की नज़र पर डिपेंड करता है। ऐसे ही दुनिया में भी कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। ठीक है ना, कहते हैं ना, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। जो सुंदरता है ना, वो सामने वाली वस्तु में नहीं, अपितु देखने वाले की आंखों में होती है कि वह क्या देखता है और कैसे देखता है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग रही है, ठीक है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ पर चलते रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना ये सब नहीं रहती, कुछ भी जाति का हो। ठीक है, हिंदू संगीतकारों में मुसलमान शिष्य होते हैं, सही बात है ये सब। ठीक है, गुड़ की साधना परख, ठीक है ना, प्रतिभा की होती है। बिल्कुल, भक्ति और श्रद्धा ही यहाँ क्या है, कीमत है, ना कि ये जाति आचार विचार धर्म ये कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही आज मैं जिस स्थान पर पहुँचा हूँ, जो सम्मान मुझे प्रतिष्ठा मिली है, उसके लिए मेरे गुरु ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सा ये पैराग्राफ था, गद्यांश था, इसी की मदद से जो है उत्तर देने थे। लेकिन हमने जो है बिना पढ़े भी एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम जो है उत्तर तक पहुँचे थे। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, ठीक है साहब, कौन सा भाव प्रकट होता है, अभी बताया, गुरु के प्रति शिष्य भाव। ठीक है ना, अपमान ना श्रद्धा ना ये। ठीक है, जो शिष्य है वो अपने गुरु के प्रति जो भाव रखता है वो हमें यहाँ पर प्रकट होता है, दिखता है। पथ शब्द का उचित समानार्थी, पथ का मतलब क्या होता है, मार्ग। ठीक है,
और जो पथ पे उस पे चलता है वो पथिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पथिक, जो उस पे चलता है उस मार्ग पे। यात्री भोजन आप जानते ही हैं। निम्न में से रीतिकाल के कवि कौन से हैं, बताइए साहब। तो कवियों को लेकर के यहाँ पूरा आपको डिटेल में दिया है। रीतिकाल के कवि हैं वृंद, ठीक है, वृंद रीतिकाल के कवि हैं, जबकि तुलसी, कबीर और सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों में वृंद, यहाँ पर टाइम लिखा है, का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बड़े ही प्रसिद्ध हैं। वृंद जी की 11 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, वृंद सतसई, भाव पंचशिका इत्यादि हैं। वृंद ग्रंथावली नाम से वृंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह भी किया गया है, किसके द्वारा, जनार्दन राव, जो उनके चेले हैं, ठीक है साहब। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है भाई साहब वो आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, और देखो इस टाइप के प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भर दी जाती है साहब। बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके जो ऑप्शन होते हैं वो बड़े हमें हेल्प करते हैं उनको समझने में, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद है ऐसे ही जो है हमारी क्लास चलती रहेगी, और आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और बढ़िया तरह से जो है अपना मोटिवेशन जो है बनाए रखेंगे। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और सामंग बनाए रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।